हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपने द भारतीय न्याय संहिता 2023 की क्लास में और पूरी कोशिश करेंगे कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके हम उसको सेक्शंस कंप्लीट कर सकें क्या पूरे अपने बेयर एक्ट के प्रोविज़न के हिसाब से और जो कि इसेंशियल्स हैं उसके हिसाब से। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट आता जाएगा हम उसको भी कवर करते जाएंगे। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हमने सेक्शन 188 तक कंप्लीट कर लिया था। मतलब ये जो हमारा चैप्टर है काउंटर फिटिंग का ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन, करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, तो ये हमने कवर कर लिया था। और आज हमें स्टार्ट करना है ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट अ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी शांति भंग करने वाले जितने भी अपराध होते हैं उनको उनके लिए क्या सज़ा है, उनके लिए क्या प्रिवेंशन है, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 11 में जो दिया हुआ है सेक्शन 189 टू 197। तो सबसे पहले तो ये पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके रिगार्डिंग हम BNSS यानी हमारे CRPC जो कि पहले था, अब हमारा BNSS में भी अनलॉफुल असेंबली के अगेंस्ट जो भी प्रिवेंशन होते हैं या उनको रोकथाम करने के लिए जो भी प्रोसीजर दिए होते हैं वो हम पढ़ते हैं। हाँ, आई थिंक मुझे सेक्शंस नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन सेक्शन मैं आपको देखकर ही बताती हूँ एक सेकंड। सेक्शन 148 टू 167। हाँ, तो BNSS में सेक्शन 148, अब इसको चाहे तो ऐसे लिख भी सकते हैं, सेक्शन 148 टू 167 ऑफ BNSS रीड विथ सेक्शन 189 टू 197 ऑफ BNS। हम जानते हैं कि ये हमारा प्रोसीजर बताता है और ये हमारे जो ऑफेंस हैं, ऑफेंस क्या होते हैं, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट्स क्या हैं, राइट एंड लायबिलिटीज़ एक तरफ से जो हमारा सब्सटेंटिव लॉ होता है वो बताता है। तो ये ऐसे छोटे छोटे अगर हम इसको एक्रोनिम्स बनाते चलेंगे तो हमको आगे के लिए बहुत फ़ायदा होगा और जल्दी याद हो जाए इससे। ठीक है, कोशिश करेंगे। इसके अलावा तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे अनलॉफुल असेंबली से, पर इसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हो ही जाना चाहिए भाई कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी 2023, जिसका इन्फोर्समेंट डेट भाई पहले ही पेज पे अगर देख लेना तो हमको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो इसका इन्फोर्समेंट डेट हमारा 1 जुलाई 2024 को था और ये लाया गया हमारे इंडियन पीनल कोड 1860 को रिपील करके, यानी उसी की जगह पे हमारा भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। और ये एक हमारा सब्सटेंटिव लॉ है जिसके अंदर जितने भी जनरल ऑफेंसेस होते हैं जो कि हमारे पब्लिक में जनरली क्या कहते हैं घटित हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं, तो जितने भी जनरल तरीके के जो ऑफेंस है वो इसमें दिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट क्या है वो भी दिए गए हैं। अब हमने एक चीज़ नोटिस की हुई है, नोटिस किया होगा कि हमारे IPC में जो भी बेयर एक्ट था उसमें ये भी दिया रहता था कि ये जो ऑफेंस है हमारा किसके द्वारा ट्रायबल है। मतलब अगर कोई भी ऑफेंस, फॉर एग्जांपल हम चोरी उठा लेते हैं, थेफ्ट उठा लेते हैं, हमने इंडियन पिनल कोड का बेयर एक्ट भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, और आज हम BNS का नोट्स यानी बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं। तो इंडियन पिनल कोड में आपने देखा होगा कि नीचे दिया रहता था कि मान लो ये अनलॉफुल असेंबली है तो ये किसके द्वारा ट्रायबल किसके द्वारा होगा, कंपाउंडेबल है कि नहीं है, कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, और इसका पनिशमेंट कितना है, फाइन कोई लग रहा है तो वो कितना लग रहा है। तो हमने वो टेबल देखी होगी और आई होप आई थिंक मुझे आपको वो टेबल दिखाकर ही बताना होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ ठीक है, आ गया हमारा इंडियन पिनल कोड। भाई बहुत प्यारा है, हमारा इसको बहुत ही ज़्यादा रट के याद किया था। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी एग्ज़ाम्स में आ रहा है तो अच्छा ही है। तो हाँ, जैसे हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं, चलिए वो जानते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी तक कॉइन का पढ़ा, ठीक है, आगे हम काउंटर फिटिंग ऑफ इंडियन कॉइन। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस करके टेबल दी हुई है ना। ये हमको बहुत इजी रहता था कि यहाँ पे पनिशमेंट मान लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और या तो मिनिमम 10 साल की सज़ा इसको मिलेगी, फाइन मिलेगा, प्लस फाइन मिलेगा। ये जो हमारा काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन है ये एक कॉग्निजेबल केस है, एक नॉन बेलेबल केस है जिसमें कोई बेल नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। मतलब अगर आपको बेल चाहिए तो इसके लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा।
और ये किसके द्वारा ट्रायबल है? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया काउंटरफीटिंग कॉइन हो रहा है जो कि इंडियन कॉइन नहीं है, और मतलब अदरवाइज कॉइन है, कोई भी कॉइन है, तो ऐसी कंडीशन में जो वो ट्राई किया जाएगा वो JMFC यानी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा ट्राई किया जाएगा, और ये एक नॉन कंपाउंडेबल है। तो ये हमने हमारे IPC में ये टेबल पढ़ रखा था, है ना। और ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही सुटेबल था, बहुत ही मतलब हमारे लिए एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि हाँ एक ही जगह पे हमें सब मिल जा रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पे होती थी कि ठीक है, हमको ये भी पता चल जा रहा है कॉग्निजेबल है, अवेलेबल है, कि ट्राइबल किसके द्वारा है, कंपाउंडिंग है कि नहीं है, जो कि हम सेक्शन 320 CRPC में देखने को मिलता था। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि हमारे BNS में जो एक बहुत बड़ी चीज़ चेंज की गई है वो ये टेबल है ना। मतलब हमने अभी तक इतने सारे ऑफेंसेस पढ़ लिए, आपने देखे होंगे। आई होप कि आप मेरी क्लासेस पीछे जाके देख लें, और प्लीज़ देख लीजिए, आपको उससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है। मतलब नुकसान तो नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रुएलिटी है। अब भाई क्रुएलिटी का चलो ठीक है, 85 में हमको दिया हुआ है कि क्रुएलिटी से रिलेटेड सज़ा क्या है, 3 साल की है, ठीक, ऑल्सो फाइन। बट यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि ट्राई कौन करेगा भाई। अगर किसी क्रुएलिटी से रिलेटेड कोई केस आ रहा है तो वो किसके सामने जाएगा, किसके बिफोर वो प्रस्तुत किया जाएगा, कौन उसके बिहाफ पे कॉग्निजेंस लेगा। क्रुएलिटी में जनरल वे में अगर हम बोले तो JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही कॉग्निजेंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ हमको हमारे BNS में नहीं बताई गई है। यानी अगर हमको ये देखना है तो हम कहाँ जाना पड़ेगा, हमारे BNSS यानी जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, CRPC का जो रिपिलेशन कोड है, हमको वहाँ जाना पड़ेगा ये जानने के लिए कि ये किसने किसने ट्राई किया है। तो सबसे पहले तो चेंज यही है, और ये आई थिंक ये टेबल यहाँ भी होना चाहिए ताकि थोड़ा सा सुटेबल होता बच्चों को भी कि एक ही जगह पे सब मिल जाता। अब हमको यहाँ ऑफेंस पढ़ना पड़ेगा, और जो टेबल वहाँ दी हुई है यानी शेड्यूल 1 में जो जितनी भी टेबल दी हुई है वहाँ हमको जाके पता लगेगा कि हाँ ये जो केसेस है ये किसके द्वारा ट्रायबल है, ये कंपाउंडिंग है कि नहीं है। वो हमको सेक्शन 320 BNSS का सेक्शन मुझे नहीं याद है, सॉरी, आप उसको देख लीजिएगा एक बार। लेकिन सेक्शन 320 CRPC के द्वारा हमको ये पता लगेगा कि ऑफेंस कंपाउंडिंग है कि नहीं है ना, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो ये चीज़ें हमको दूसरे यानी अदर एक्ट में जाके, अदर कोड में जाके पता लगेगा। तो ये भी एक ड्रास्टिक डिफरेंस है हमारा BNS में। और इसके अलावा जो अगर बोले कि ऑफेंस का नेचर क्या है, ऑफेंस की थ्योरी क्या है, कौन कौन सा ऑफेंस है, तो उतना बड़ा इसमें चेंज नहीं है। कुछ कुछ ऐड किए गए हैं, लाइक टेररिस्ट अटैक हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, उसके बाद जो मतलब जो आज के हिसाब से लाइक साइबर क्राइम्स वगैरह हो गए, तो ये चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं। और कुछ ऐसी ऑफेंसेस हैं जिनका आज के टाइम में कोई काम नहीं है, या वो पहले ही हमारे IPC से उसको हटा दिया गया था, वो चीज़ें यहाँ से प्रॉपरली हटा दी गई हैं। लाइक सेडिशन हमने आपको पढ़ाया था कि सेडिशन हमारे सेक्शन 124A में IPC में दिया हुआ था, है ना, जो बहुत ज़्यादा विवादित था, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड सेक्शन था कि इसको हटाओ, देशद्रोह नहीं है भाई, हमारे पास राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, स्ट्राइक है, हम बोलेंगे। तो सरकार ने क्या किया, ठीक है भाई, लेजिस्लेचर ही हमारा लॉ बना रही है, तो उसने क्या किया कि हमारा सेक्शन सेडिशन वर्ड जो एक प्रॉपरली वर्ड जो होता है देशद्रोह का, वो हटा दिया, और उसकी जगह हमारा सेक्शन 153 बना दिया गया है। हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, 152 सॉरी 152 यहाँ पे बना दिया गया है, जिसमें ये एक्ट एंडेंजरिंग सवर्टी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बोल दिया गया है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी एक्ट करता है जो कि एंडेंजर करेगा हमारे इंडिया के इंटीग्रिटी को, अखंडता को, उसकी यूनिटी को यानी एकता को, और उसके संप्रभुता को, तो ऐसे में उसके लिए उम्र कैद की सज़ा है और 7 साल तक की सज़ा मिनिमम उसको दी जा सकती है। तो वही चीज़ कि भाई आपने सेडिशन वर्ड तो हटा दिया, लेकिन सेम टू सेम तो वही ला के रख दिया। तो ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो इसमें हमको पढ़ने को मिलेंगे, और ये जो चेंजेस हैं
आई होप कि आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि यही हमारे न्यू लॉज में इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि भाई जो पुराने हैं, क्रुअलिटी का सेम है, थेफ्ट हमको सेम देखने को मिलेगा, मर्डर का सेम इसेंशियल है, सबके सेम सेम है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन जो न्यू ऐड हुए हैं या फिर ऐसे ऑफेंस जो हटाए गए हैं या तो ऐसे ऑफेंस जिनका नाम ही चेंज कर दिया गया है, तो यही कंपैरिजन में हमारे एग्जाम में आएंगे। तो भाई ये हो गया एक छोटा सा ओवरव्यू, छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारा बीएनएस है क्या, और इसके रिगार्डिंग हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो अब हम लेट ना करते हुए, भाई बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, तो अब सेक्शन हमारा स्टार्ट करते हैं और ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हम कंप्लीट कर लें। तो सेक्शन 189 जो पहले था हमारा 141, हम अनलॉफुल असेंबली हमारे आईपीसी में कहाँ पढ़ते थे, 141 में पढ़ते थे। तो अब अनलॉफुल असेंबली पढ़ी जाएगी 189 में। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम मतलब इसको आए दिन हम देखते रहते हैं और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो सबसे पहले तो अनलॉफुल असेंबली, इसके इसेंशियल्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला और फॉरमोस्ट यानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका इसेंशियल है वो ये है कि 5 या 5 से ज़्यादा यहाँ पे व्यक्ति होने चाहिए। यानी अगर आपको अनलॉफुल असेंबली देखनी है कि हाँ यहाँ पे कोई अनलॉफुल असेंबली हो रही है नहीं हो रही है, तो आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ेगा कि उस भीड़ में यानी उस जगह पे 4 लोग खड़े हैं या फिर 6 लोग खड़े हैं। अब भाई 4 लोग खड़े हैं तो वो 4 दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अनलॉफुल असेंबली नहीं हो सकती है। वहाँ पे आप उनको किसी भी सजा के लिए डांट फटकार के भगा सकते हैं, लेकिन आप उनको अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते हैं। तो सीधी सी बात कि अनलॉफुल असेंबली के लिए यहाँ पे 5 या उससे ज़्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है, या तो 5 हो या तो पूरी भीड़ हो। तो ये हो जाती है हमारी अनलॉफुल असेंबली, और जिनका सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई मतलब असेंबली बना रहा है, अगर कोई ग्रुप ऑफ द पीपल है, कोई ग्रुप अपना कोई कम्युनिटी इकट्ठा कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसका कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक सरकार से, गवर्नमेंट से कोई चीज़ बनवानी हो, या कोई मान लो कोई बिल आया, कोई एक्ट आया, उसके रिगार्डिंग अगर कोई स्ट्राइक वगैरह कर रहा हो, या तो बहुत सारे हमारे पब्लिक में हम बहुत सारे हमारे सोसाइटी में ऑफेंस होते रहते हैं, लाइक रेप हो गया, तो भीड़ निकल रही है मोमबत्तियाँ लेके, या मर्डर हो रहे हैं, तो इनके लिए अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो ये सारी जो है अनलॉफुल असेंबली में आ जाते हैं। अब इनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। तो कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉमन ऑफेंस वही है, कॉमन इंटेंशन वही जो बहुत सारे लोगों के साथ मिलके किया जाता है, जिसका एक कॉमन इंटेंशन होता है, चाहे वो किसी को मारना हो, चाहे वो षड्यंत्र रचना हो, या कोई भी ऑफेंस करना हो। लेकिन उसके लिए हमें 2 या 2 से अधिक पीपल चाहिए, यानी कोई 2 पर्सन भी मिलके अगर वहाँ पे कॉमन इंटेंशन से किसी पर्सन के अगेंस्ट ऑफेंस कर रहा है, तो वो हमारा कॉमन इंटेंशन पे जाएगा। यानी सेक्शन मुझे सेक्शन नहीं याद है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 5 में हमको दिया हुआ है कॉमन इंटेंशन, और सेक्शन 189 में दिया हुआ है कॉमन ऑब्जेक्ट। तो अब हमारे आने वाले एग्जाम्स में अगर पूछा जाएगा कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताइए, तो जाहिर सी बात है कि हमको वहाँ पे सेक्शंस लिखना ही पड़ता है। तो पहले आईपीसी में सेक्शन 34 और 149 में होता था, अब वो हो गया हमारा सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, जहाँ बात की गई है कॉमन इंटेंशन की, और सेक्शन 189 में बात की गई है कॉमन ऑब्जेक्ट की। तो ठीक है, 5 से ज़्यादा पीपल हो गए, अनलॉफुल असेंबली उन्होंने बना ली, और उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको वो अचीव करना चाहते हैं। बट ये जो उनका अचीविंग नेचर है, जो चीज़ वो अचीव करना चाहते हैं, वो लॉफुली अचीव नहीं कर रहे हैं, पीसफुली अचीव नहीं कर रहे हैं। वो यूज़ किसका कर रहे हैं, या तो वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्रिमिनल फोर्स यानी बहुत सारी पुलिस लगी हुई है, उसको मार रहे हैं या गालियाँ दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक जो बिल्डिंग्स होती हैं या पब्लिक जो पार्क्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी क्रिमिनल फोर्स में आती हैं। तो जितने भी ये लोग हैं, अगर वो क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है, और किसी भी पब्लिक सर्वेंट को सर्वेंट के ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज़ किया जा रहा है, तो ये
दूसरा हमारा बात करता है टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, और कोई किसी लॉ को एग्जीक्यूट करना है जिसके लिए वो जो पब्लिक है वो उसको रेजिस्ट कर रही है, उसको मना कर रही है गलत तरीकों से, यानी इलीगल तरीकों से, वही चीज मार धाड़ वाली तरीके। तो अब हम आते हैं हमारे सी में बात करता है टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। तो अगर किसी प्रकार का उस असेंबली के द्वारा, यानी जो 5 और 5 से ज़्यादा लोग हैं उनके द्वारा कोई मिसचीफ किया जा रहा है, यानी किसी प्रकार का एनवाय किया जा रहा है, कोई पब्लिक डिस्ट्रॉयमेंट की जा रही है, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को डिसवैल्यू किया जा रहा है, उसको तोड़ा फोड़ा जा रहा है, तो ये मिसचीफ हो गया। क्रिमिनल ट्रेसपास, मान लो किसी का घर है, कोई बाउंड्री है, उस बाउंड्री में घुस के अगर आप वहाँ पे दंगा फसाद कर रहे हो, तो ये हो गया हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस, यानी इसी से रिगार्डिंग जो भी मिलते जुलते ऑफेंस है। डी है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तो किसी की प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करने के लिए, यानी उसको लेने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है, या तो किसी भी पर्सन के पास राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ राइट टू वे है, यानी उसको किसी रास्ते का एंजॉयमेंट करने का राइट है और आप उसको उस राइट से हटा रहे हो, यानी उसको रोक रहे हो, उसके अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज किया जा रहा है। जैसा कि हमारे सोसाइटी में आए दिन होता ही रहता है कि अगर स्ट्राइक करना है तो पूरी रोड ही ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। तो ये क्या है भाई, ये वही है कि अगर आप किसी के ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए, आप अपने राइट को आगे लाने के लिए किसी दूसरे का राइट क्या कर रहे हो, उसको सप्रेस कर रहे हो, उसको खत्म कर रहे हो, तो ये भी एक ऑफेंस ही हुआ। तो ये हो गया डी। ये हमारा है बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो द क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। तो क्रिमिनल फोर्स का यूज करके किसी पर्सन को आप कंपेल कर रहे हो कि ये करो, बल्कि वो पर्सन उस चीज को लीगली करने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि भाई नहीं तुम करो ये। तो ये भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है जो कि अनलॉफुल असेंबली अचीव करना चाहती है। तो ये जितने भी यानी 5 यहाँ पे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, तो इन पांचों ग्राउंड्स का एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर इस मतलब अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए अगर कोई भी असेंबली है जो कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग, अगर वो इन 5 चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ कर रहे हैं, मिसचीफ कर रहे हैं, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हैं, किसी पर्सन को अपने रास्ते से जाने से रोक रहे हैं, या उनको पानी देने से रोक रहे हैं, किसी पर्सन को इलीगली कंपेल किया जा रहा है, तो ये जितने भी चीज़ें अगर भीड़ के द्वारा की जा रही हैं, तो जो वो भीड़ है जिसके द्वारा ये की जा रही है वो हमारी अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी, यानी वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी और वो आने वाले इतने सारे ऑफेंसेस के लिए लाइबल हो जाएंगे। और हम जानते हैं कि कॉमन ऑब्जेक्ट में, यानी अनलॉफुल असेंबली में, अगर एक पर्सन ने काम किया है तो उसके लिए सज़ा पूरी असेंबली को मिलती है। ये भी एक डिफरेंस होता है कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में। आई थिंक जल्दी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का एक अलग क्लास, छोटी सी क्लास, ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट की डिफरेंस मैं आपको बना के दूंगी उसमें, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब सेक्शन, अब जैसे हमारा ये देखिए 4 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सेक्शन 141 से 145, 150, 151, 157, 158। तो भाई इतने सारे सेक्शंस को मिला के हमारा सिंगल 189 में रखा गया है। तो जितने भी आपको दिख रहे हैं ये अलग अलग सेक्शंस होते थे हमारे आईपीसी में, जो कि अब एक ही सेक्शन में रख दिया गया है। तो फटाफट एक एक करके पढ़ते हैं। हमने जान लिया अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, अब उसके द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है और उसके लिए उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो सब सेक्शन 2 में क्या है, हूएवर बीइंग अवेयर ऑफ फैक्ट which render any assembly an unlawful assembly intentionally join the assembly। यानी कोई पर्सन जो कि इस फैक्ट से प्रॉपरली अवेयर है, वो जानता है कि जिस असेंबली को हम ज्वाइन करने जा रहे हैं वो एक अनलॉफुल असेंबली है, यानी वो ये क्रिमिनल फोर्स वगैरह, दंगे फसाद वगैरह कर रही है, लेकिन तब भी अगर वो पर्सन उस असेंबली को ज्वाइन करता है तो वो भी असेंबली का मेंबर माना जाएगा और उसके लिए उसको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकती है। यानी आप कुछ ना करो, आप सिर्फ उस असेंबली में जाके खड़े हो जाओ, उसका मेंबर बन जाओ, क्योंकि भाई हम जानते हैं झुंड में ताकत होती है, यूनिटी में ताकत होती है। तो अगर
एक पर्सन अगर वहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, अगर एक पर्सन किसी की कोई पार्क तोड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो उसके पीछे 4 और खड़े हैं उनके अंदर भी ये मतलब ये पावर आ जाती है कि अगर वो इंसान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, है ना। तो आपने क्या किया, आपने तो बढ़ावा दिया और पीछे वाले ने भी जाके पार्क तोड़ने लगे। तो इसलिए अगर आप करो या ना करो, लेकिन अगर आप मेंबर भी बनते हो अनलॉफुल असेंबली के लिए, तो वो भी एक पनिशमेंट, वो भी एक ऑफेंस है और इसके लिए आपको 6 महीने तक की पनिशमेंट मिल सकती है। अब आ गया सबसेक्शन नंबर 3। ये बात करता है whoever joins or continue in any unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in manner prescribed by law to disperse any। कोई पर्सन है जो कि अनलॉफुल असेंबली यानी जो कि वो असेंबली है उसको ज्वाइन करता है या उसके साथ कंटिन्यू करता है, ये जानने के बाद भी कि इस अनलॉफुल असेंबली को तितर बितर होने के लिए यानी इसको डिस्पर्स करने के लिए कमांड आ चुका है, आर्मी फोर्स यहाँ पे आ चुकी है, पुलिस यहाँ पे आ चुकी है और वो उसको पूरी तरह से तितर बितर करने के लिए कमांड दे चुके हैं, लेकिन फिर भी भाई आपको तो झंडे गाड़ने हैं, जाके ज्वाइन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी ये एक ऑफेंस है और इसके लिए आपको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। अब सबसेक्शन 4 कहता है कि whoever been armed with any deadly weapon, यानी आप ज्वाइन कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं कहाँ पे, अनलॉफुल असेंबली में एज अ मेंबर, लेकिन किसके साथ, डेडली वेपन के साथ। पता लग रहा है कि आप तलवार लेके घुस जा रहे हैं अनलॉफुल असेंबली में, ठीक है, आप लाठी लेके घुस जा रहे हैं, आप हसिया वसिया लेके घुस जा रहे हैं, मतलब ऐसे वेपन्स जो दूसरे को अगर लग भी जाए तो इंसान मर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक कहते हैं ना, ये एक मतलब बड़ा ऑफेंस हो जाता है, एक रिग्रेस ऑफेंस हो जाता है, तो इसके लिए भी आपको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस फाइन या तो बोथ देना पड़ सकता है। अब सबसेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है, हु एवर नोइंगली ज्वाइन कंटिन्यू। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, की वर्ड्स जो होते हैं हम कहते हैं, वो होता है नोइंग। आप जानबूझ के करना और अनजाने में करना दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। आप जानबूझ के अगर उस अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करेंगे, आपको पता है, आप पूरी तरह से अवेयर हैं कि ये लोग जो खड़े हैं ये गलत कर रहे हैं या गलत तरीके से किसी काम को करवाना चाहते हैं, तब भी आप उनके साथ हो रहे हो, तो ये गलत चीज़ है, इसके लिए आप लायबल होंगे, ठीक है। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि बच्चे भी आ जाते हैं असेंबली में, है ना, उनको नहीं पता होता है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, वो बस देखने के लिए आ जाते हैं, तो वो लायबल नहीं है, उनको यहाँ पे लायबिलिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो भाई उनकी मेच्योरिटी लेवल उस लेवल की नहीं है और ना तो उनको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंटेंशन हो या ना हो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉलेज अगर आपको पता है कि यहाँ पे नहीं खड़ा होना है फिर भी आप अपने दोस्त का साथ दे रहे हो, तो ये आपके लिए फिर गलत हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई पर्सन जो कि यह जानते हुए कि जो ये अनलॉफुल असेंबली है ये पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई है, मतलब पब्लिक पीस को ये डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई है या डिस्टर्ब कर सकती है, फिर भी आप उसको ज्वाइन कर रहे हो, उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हो, जो वो ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वही चीज़ आप कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लायबल होगी और आपको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकती है। अब सबसेक्शन नंबर 6 बोलता है whoever हायर, इंगेज, एम्प्लॉय, प्रमोट एंड कन्वेंस, वही चीज़ें कि कोई भी पर्सन है जो कि ऐसे मतलब 2-4 होते हैं ना कि वही जो लौंडा लपाड़े होते हैं, मतलब पार्डन माई वर्ड, लेकिन आप सब जानते हो कि कौन होते हैं वो लोग, मतलब जिनको पैसे दो और वो ऐसे सुपारी लेने का काम करते हैं कि कुछ भी करने को तैयार रहेंगे, और ऐसे पर्सन को आप हायर कर रहे हो, उनको एम्प्लॉय कर रहे हो, 500 रुपये दे रहे हो कि भाई हमको भीड़ बढ़ानी है, तुम आ जाओ हमारी असेंबली में। तो ऐसी कंडीशन में आप भी, यानी जो पर्सन यहाँ पे इंगेज कर रहा है उस दूसरे मतलब लड़कों को, वो भी यहाँ पे लायबल होगा। यहाँ पे सेम मैनर में, यानी जो मतलब जितने भी यहाँ पे 6 महीने की सज़ा मिल रही है, 2 महीने की सज़ा मिल रही है, तो उसी हिसाब से उनको भी सज़ा मिलेगी। यानी अगर कोई पर्सन यहाँ पे इंगेज कर रहा है किसी भी पर्सन को किसके लिए, डिस्टर्ब करने के लिए पब्लिक पीस को, तो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए 6 महीने तक की सज़ा है, तो यानी इस पर्सन को भी हमारे 6 महीने तक की सज़ा मिलेगी। फिर आते हैं सब सेक्शन नंबर 7 में, यहाँ पे हार्बर, रिसीव और असेंबल की बात की गई है। तो अगर कोई पर्सन है जो कि इन सब का मतलब मेंबर है, अनलॉफुल मेंबर है, अब उसको भाई ठीक है उसको ढूंढा जा रहा है, या उसको क्या कहते हैं, इन एनी हाउस
प्रीमाइसेस, ठीक है, हार्बर से ही समझ लीजिए, इतना ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, कि अगर कोई ऑफेंडर है किसका, अनलॉफुल असेंबली का, और आप उसको बचाने के लिए अपने घर में शरण दे रहे हो, अपने घर में उसको छुपा रहे हो, तो आप भी लायबल होगे, ठीक है। भले आपने कुछ ना किया हो, आपने बस उस व्यक्ति को रहने की जगह दी हो, तब भी आपकी लायबिलिटी होगी और इसके लिए आपको 6 महीने तक की सज़ा मिल सकती है। अब तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 6 महीने 2 महीने आप देख लीजिएगा, और ना तो इतने डीपली आई थिंक पूछा जाएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, हमारा इम्पोर्टेंट क्या था, डेडली वेपन वाला आता था हमेशा, ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा आता था कि ये डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बस, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो इम्पोर्टेंट है ये कि जो ज्वाइन करता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 190 जो बात करता है एवरी पर्सन ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट। तो हमने अभी तक कॉमन ऑब्जेक्ट हमने 189 में पढ़ा, ठीक है। तो कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, और वही चीज़ें यहाँ पे हमारा 119 दिया गया है, जिसको सिमिलर हम पढ़ते हैं 149, यानी जो हमारा सेक्शन आता था ना क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149 ऑफ IPC, तो वो चीज़ अब हो गया है डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 3 का 5 एंड 190 ऑफ BNS। सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है, लेकिन सेक्शन चेंज हो गए हैं तो हमको ये याद करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे कॉमन इंटेंशन में बताया जा रहा है कि वो एक सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं क्रिएट करता है, हमारा जो कॉमन इंटेंशन है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट हमारा एक सब्सटेंटिव ऑफेंस क्रिएट करता है, यानी अगर एक पर्सन कर रहा है तो उसके बिहाफ पे सारे ही मरेंगे, मतलब वो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो यहाँ पे वही है कि इफ़ एन ऑफेंस कमिटेड बाय एनी मेंबर, ठीक है, एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी, मान लो वहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोगों में एक पर्सन के द्वारा कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो कि उन 10 लोगों पे भारी पड़ सकता है। तो वही चीज़ हमारा 190 में बताया गया है कि कॉमन ऑब्जेक्ट में अगर एक पर्सन द्वारा कोई भी काम किया जा रहा है जो कि उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, तो ऐसे में एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, यानी उस टाइम पे जितने भी लोग वहाँ पे उस असेंबली को ज्वाइन किए होंगे बस खड़े ही होंगे, बट उनके ऊपर चार्जेस लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल मर्डर, कि अगर यहाँ पे 10 पर्सन है और एक पर्सन के द्वारा अचानक में जानबूझ के नहीं, लेकिन मारते मारते किसी की डेथ हो गई, कोई किसी की जान चली गई, तो ऐसी कंडीशन में जो कि 10 के 10 पर्सन है, सबके ऊपर यहाँ पे मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है। तो ये है हमारा 190 यानी 190, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा किसके बेस पे, कॉमन ऑब्जेक्ट के बेस पर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद करना है, आता भी होगा आई थिंक आपको, क्योंकि सेम टू सेम वही है जैसे हमारा हमने पहले पढ़ा था। तो बस सेक्शन याद कर लीजिएगा, बाकी सब कुछ वही है। और फिलहाल इसके रिगार्डिंग एक सेशन ज़रूर बनाएंगे हम। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 191, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है कि राइटिंग क्या होता है। तो सॉरी, राइटिंग का मतलब होता है दंगा फसाद एक तरफ से, यानी अनलॉफुल असेंबली हमारी सिर्फ क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रही थी, है ना मतलब अनलॉफुल असेंबली में इतना कुछ दंगा फसाद नहीं था कि वहाँ पे खून खराबा हो जा रहा है। लेकिन अगर वही अनलॉफुल असेंबली मिलकर एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए यहाँ पे वॉयलेंस का यूज़ करने लगे या फोर्स का यूज़ करने लगे उस लेवल तक कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मर्डर वगैरह हो जाए, डेथ वगैरह हो जाए किसी पर्सन की, तो ऐसी कंडीशन में ये एक दंगा फसाद होगा। जैसा कि हम कभी कभी हमें देखने को ही मिलता है कि फॉर एग्जांपल अभी ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारे यूपी गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं आ रहा है, तो UPPSC को खारिज करने के लिए, यानी उसको पोस्टपोन करने के लिए, खारिज नहीं, उसको पोस्टपोन करने के लिए, आई थिंक हमको याद नहीं है, पोस्टपोन करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जो एस्पिरेंट है, वो हमारे इलाहाबाद यानी प्रयागराज में असेंबल हुए थे, है ना। तो वो सबसे पहली बात तो वो सब लीगल काम को इलीगल तरीके से करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें
4 से 5 हज़ार तक के बच्चे पूरे ज्वाइन हुए। तो वो सबसे पहले तो वो अनलॉफुल असेंबली हो गई, ठीक है। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छे तरीके से वो हो रहा था। चलो ठीक है, ये तो स्टूडेंट वाला काम हो गया। लेकिन कहीं कहीं होता है जहाँ पे लोग मरने मारने पे उतार आते हैं, वहाँ पे वायलेंस का यूज़ किया जाने लगता है। पता लग रहा है कि बॉटल में आग जला के फेंका जा रहा है, गाड़ियों को फेंका जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पब्लिक डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये दंगा फसाद कहलाता है, यानी राइटिंग कहलाता है। सेक्शन 191 के हिसाब से ये हमारे आईपीसी के 149 में दिया हुआ था। और ऐसी कंडीशन में एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी ऑफ सच एन ऑफेंस, यानी जितने भी मेंबर वहाँ पे उस टाइम, जिस टाइम ये वॉयलेंस हुआ, उस टाइम जितने भी मेंबर उसमें शामिल होंगे सबके ऊपर राइटिंग का सेक्शन लग जाएगा। और हम जानते हैं कि ये अनलॉफुल असेंबली से बड़ी चीज़ें, मतलब हीनियस ऑफेंस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 2 साल तक की सज़ा भी मिल सकती है और प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 191 पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ये हमारा सेक्शन पहले 146, 147, 148 होता था। तो 3 में बोला जा रहा है कि अगर राइटिंग के लिए रायोटिंग के लिए, अगर मेरे वर्ड्स इधर उधर हो जा रहे हो तो प्लीज़ उसको माइंड मत करना, टंग स्लिप है, ठीक है। तो रायोटिंग के लिए अगर वहाँ पे वेपन का यूज़ किया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में उसे 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है प्लस बोथ। तो ये पहले आई थिंक हमारा 3 साल की सज़ा था, तो ये चेंज हुआ है। तो जितने भी चेंजेस हुए हैं जो हमारे पनिशमेंट है उसको भी याद रखिएगा। तो पहले वेपन का यूज़ किया जाता था तो वहाँ पे 3 साल तक की सज़ा थी, लेकिन अब 5 साल तक की सज़ा बढ़ा दी गई है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 192, जो बात करता है वॉन्ट ओनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज रायोट इफ रायोटिंग बी कमिटेड इफ नॉट। तो यहाँ पे प्रोवोकेशन की बात की जा रही है, कोई मैग्निजेंटली या वॉन्टेडली, यानी जानबूझ के या गंदे तरीके से, या बहुत ज़्यादा, मतलब होता नहीं है कि प्रोवोक कर देना पब्लिक को। तो अगर कोई भी जानबूझ के अगर किसी पब्लिक को प्रोवोक कर रही है, इलीगल तरीके से प्रोवोक कर रही है, जिसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जिसका जो परिणाम है वो दंगे फसाद में आ जा रहा है, जिसका जो परिणाम है वो वायलेंस में चला आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे राइटिंग का कमिट हो गई है, मतलब यहाँ पे वायलेंस एक मास लेवल पे हो गया, यानी अगर मान लो यहाँ पे मारपीट वगैरह हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय वगैरह हो गई, तो जिस पर्सन ने ये काम किया है उसे 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसने प्रोवोक किया, लेकिन हमारी पब्लिक निकली स्मार्ट, वो कहीं भागो यहाँ से, तो ऐसी कंडीशन में भाई आपने तो अटेम्प्ट किया, कमिट नहीं हुआ वो अलग बात है, तो अटेम्प्ट के लिए भी यहाँ पे सज़ा मिलेगी, और वो होती है हमारी 6 महीने तक की सज़ा। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 192। तो इसमें ये वर्ड याद रखिएगा, वर्ड पूछा जाता है कि कौन कौन से वर्ड है, तो मैग्निजेंटली और वॉन्टेडली दोनों का मतलब वही है, जानबूझ के, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 193, जो बात करता है लायबिलिटी ऑफ ओनर ऑक्यूपायर ऑफ लैंड ऑन विच एन अनलॉफुल असेंबली और राइट टेक प्लेस। तो लायबिलिटी यहाँ पे बताई गई है उस ओनर की जिसके लैंड पर, जिसके प्रॉपर्टी पर अनलॉफुल असेंबली इकट्ठा हुई और ये सारे काम कांड किए। तो भाई ओनर है, आपने ही, पहली बात तो ओनर की लायबिलिटी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक होती है, जो मतलब जिसको अपना कॉमन ऑब्जेक्ट अचीव ही करना है गलत तरीके से, वो क्या ही देखेगी कि किसके प्रॉपर्टी में है। लेकिन फिर भी अगर ओनर ने अपने बिहाफ पे कुछ बोल दिया कि भाई हमने नहीं बोला था इनको ऐसा ऐसा करने के लिए, इन्होंने ज़बरदस्ती किया, तो बात अलग है। बट अगर ओनर भी शामिल है कि ठीक है हमारी इतनी बड़ी लैंड है, हमारे इतना बड़ी प्रॉपर्टी है, आप आओ यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करो और अपने ऑब्जेक्ट को पाने के लिए यहाँ पे दंगा फसाद करो, या जो भी करना है आपको करो वेपन के साथ, मतलब जो भी करना है करो। तो ऐसी कंडीशन में जो उस लैंड का जो ओनर है, जो मालिक है, वो भी सज़ा का पात्र होगा। और ऐसी कंडीशन में उसे कितने साल की सज़ा मिल सकती है, सॉरी साल नहीं, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ फाइन की सज़ा मिलेगी। तो उसके लिए पनिशमेंट, हाँ ये रहा, क्या यार इसको मैंने किया नहीं, देख लो भाई, ऐसे रंग लिया करो अपना बेयर एक्ट, तो आपको पढ़ने में अच्छा होगा, नहीं तो मेरे तरह ढूंढते रहोगे भाई इसका क्या पनिशमेंट है, इसका क्या पनिशमेंट है। तो पहले ये 100 रुपये होता था, अब हमारे BNS में इसको 1000 बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आज के टाइम में 100 रुपये कुछ नहीं है, हम जानते हैं हमारी महंगाई बहुत ऊपर चली गई है, ठीक है। तो 193 यही है कि लायबिलिटी ऑफ ओनर बताया गया है, तो उसको 1000 तक का
जुर्माना देना पड़ सकता है। बाकी इतना डीपली इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे इसमें फाइन के पनिशमेंट होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं पनिशमेंट विद फाइन फाइन फाइन। तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया जा रहा है उनको कि 6 महीने के लिए जेल है, 2 साल के लिए जेल है, यहाँ पे सिर्फ फाइन। तो 1000 फाइन यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा अगर राइड किया जा रहा है या उससे ज़्यादा हीनियस काम किए जा रहे हैं तो उसके लिए फाइन, और ये किसके डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, वो जितना यहाँ पे लगाते हैं। फिर आते हैं अपने सेक्शन नंबर 194 जो बात करता है एफरे। तो भाई एफरे देखो बहुत ही ज़्यादा फ़नी चीज़ है, सॉरी मेरा गला। तो फ़नी चीज़ है क्योंकि ये फाइटिंग के बारे में बात करता है। ना तो यहाँ पे कोई अनलॉफुल असेंबली हो रही है, ना तो यहाँ पे किसी प्रकार का वायलेंस हो रहा है, ना क्रिमिनल फोर्स हो रहा है, बट यहाँ पे फाइटिंग हो रही है। जैसा कि हम मूवीज़ में देखते हैं, है ना, कि 2 पर्सन पब्लिकली फाइट कर रहे हैं, धूम धड़ाका ढिशुम ढिशुम हो रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है वो एफरे में आते हैं। और एफरे के जो इसेंशियल है, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पर्सन होने चाहिए, क्योंकि 2 पर्सन ही आपस में लड़ेगा, अकेला इंसान कितना ही लड़ेगा। बाय फाइटिंग यहाँ पे फाइट होना चाहिए, पब्लिक प्लेस में होना चाहिए, और जो कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रही हो। फिलहाल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी है, या तो हम ऐसा खुद हैं कि अगर यहाँ पे 2 लोगों में लड़ाई होती है तो हम अपनी मतलब हमारा पीस बेकार नहीं होता है, हम वहाँ पे एंजॉय करते हैं कि ओहो लड़ाई हो रही है, मतलब भीड़ लगा लेंगे ना चारों तरफ की, ओहो लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है। ये नहीं है कि इसको छुड़ाओ भाई, कुछ नहीं, खड़े होकर लोग तमाशा देखते हैं। तो इसको किसी भी प्रकार का पब्लिक पीस नहीं कहेंगे, इसको तो एंजॉयमेंट कहेंगे फिलहाल। लेकिन हमारे लॉ के हिसाब से अगर कोई ऐसी फाइटिंग हो रही है जो कि हमारे पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रही है तो वो एफरे के एम्बिट में आता है। और ऐसी कंडीशन में उसे 1 महीने तक की सज़ा, मतलब उसे क्या, उन्हें जो लड़ रहे हैं एक दूसरे से उनको 1 महीने तक की सज़ा मिल सकती है, और या तो फाइन उनको 1000 तक का देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 194। अब आते हैं सेक्शन नंबर 195 जो बात करता है असॉल्टिंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एक्सेट्रा। तो पब्लिक सर्वेंट, यहाँ पे कोई भी राइट हो रहा है, कोई भी वायलेंस हो रहा है, पब्लिक सर्वेंट उसको सप्रेस करने के लिए मतलब यहाँ पे अपना फोर्स लगा रही है कि भाई पीछे चलो, खाली करो जगह, खाली करो रास्ता, हटाओ, सब लोग जाओ अपने घर। लेकिन तब भी आप जो मतलब आप नहीं सॉरी जो अनलॉफुल असेंबली है वो असॉल्ट कर रही है पब्लिक सर्वेंट को ही, और पब्लिक सर्वेंट को रोक रही है उनकी ड्यूटीज निभाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी पर्सन वहाँ पे इस काम में पाए गए हैं उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, प्लस उनको 25,000 तक का फाइन भी देना पड़ सकता है, या फिर बोथ। सेकंड में है whoever threatens to assault या अटेम्प्ट, यानी पब्लिक सर्वेंट को अगर किसी प्रकार का धमकी दिया जा रहा है या उनको रोकने की धमकी दी जा रही है कि आप ऐसा ना करो, आप यहाँ से जाओ, हम जो कर रहे हैं करने दो, तो ऐसी कंडीशन में उनके ऊपर 1 साल तक का सज़ा 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। किसके ऊपर, जो उस पब्लिक सर्वेंट को उनकी ड्यूटीज़ करने के लिए रोक रहे हैं। तो हो गया सेक्शन 195। अब आते हैं सेक्शन 196 जो बात करता है प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट, लैंग्वेज एंड डूइंग एक्ट प्रीजुडिशियल टू मेंटेनेंस ऑफ हार्मोनी। मतलब शांति भंग करने के लिए, ठीक है, शांति भंग करने के लिए यहाँ पे दुश्मन यानी एनमिटी, यानी एक तरफ से देखा जाए तो दुश्मनी को प्रमोट किया जा रहा है। किसके बेस पे, या तो रिलीजन के बेस पे, या तो रेस के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। लाइक होता ही है हमारे यहाँ कि जो साउथ इंडियन वाले हैं वो नॉर्थ इंडियन को नहीं पसंद करते हैं, जो नॉर्थ इंडियन वाले हैं वो साउथ इंडियन को नहीं पसंद करते हैं। तो प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से भी अगर यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है कि उनको ना पसंद करो, उनके साथ एक तरफ से क्या कहते हैं उसे डिस्क्रिमिनेशन वाला बिहेव करो। और रेजिडेंस है, लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज जैसे है नॉर्थ इंडिया में जो ईस्ट इंडिया से लोग आते हैं उनके ऊपर लोग कभी कभी मतलब हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं कि क्या बोल रहे हैं, चाइना वाले हैं ये। तो ये सब क्या है, अगर आप ऐसे करके प्रमोट कर रहे हो किसको, एनमिटी को, ठीक है, एक तरफ से एक होता नहीं, एक नफरत वाली अगर पैदा की जा रही है लोगों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो ये एक ऑफेंस है जो जिसके लिए 3 साल तक की सजा मिल सकती है, या तो फाइन या तो बोथ। तो यहाँ पे वही है कि शांति को भंग ना करो,
अगर शांति को भंग करने के लिए अगर आप लोगों के बीच में दुश्मनी फैलाएंगे और वो होगा रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और लैंग्वेज के अनुसार, तो इसके लिए आपको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। और यहीं पे अगर आप ये एनी प्लेस ऑफ वर्शिप यानी कोई टेम्पल हुआ, कोई मॉस्क हुआ यानी कोई मस्जिद है, कोई मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, कोई चर्च है, उसके टेरिटरी में अगर ये चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है, पता लग रहा है कि आज के टाइम में मतलब आज के टाइम में इतना ज़्यादा कम्युनिटी वो हो गया है कि मस्जिद में लोग जय श्री राम का नारा लेते हुए घुस जा रहे हैं, है ना। मंदिर में अलग से कांड किए जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? अगर कोई भी पूजा पाठ की जगह पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये ज़्यादा हीनियस ऑफेंस हो जाता है और ऐसी कंडीशन में उन्हें 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 197 जो बात करता है इम्प्यूटेशन, असर्शन, प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो कोई यहाँ पे इम्प्यूटेशन है, कोई एजेशन किया जा रहा है जो कि नेशनल इंटीग्रेशन को क्या हो रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन को डेंजर में डाल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में उसको 3 साल तक की सज़ा मिलेगी और अगर यही चीज़ प्लेस ऑफ वर्शिप में की जा रही है तो उसे 5 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल से इतना डीपली मत जाइएगा, ऊपर से इसको पढ़िएगा बस, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 198 यानी चैप्टर नंबर 12 हमारा आ गया। 198 टू 205 यानी 198 से 205 तक हमारा बताया गया है ऑफ ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। अब भाई हमने देखो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी यानी पब्लिक शांति भंग जो हो गया, जितने भी थे हमने सब पढ़ लिए, ठीक। पब्लिक ब्रीच अगर डिस्टर्ब की जाएगी किसी भी पर्सन के द्वारा तो वो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बात आई है कि पब्लिक सर्वेंट ही गलत कर रही है, या तो पब्लिक सर्वेंट के साथ गलत हो रहा है या तो पब्लिक सर्वेंट ही गलत कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमको चैप्टर नंबर 12 देखना चाहिए जो बात करता है ऑफ ऑफेंस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। तो 166 ए, ये जितने भी हमारे आईपीसी के सेक्शन थे वो उठा के हमारा 198 आ गया है। तो 198 इम्पॉर्टेंट हो जाता है किस पर्पज से, चलिए देखते हैं। तो 198 बात कर रहा है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन। तो यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट है, जाहिर सी बात है भाई, पब्लिक अथॉरिटी है तो उसको बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे पावर्स दिए जाते हैं। राइट तो चलो ठीक है, अलग बात है, उनको बहुत सारे पावर्स दिए जाते हैं कि आप अपने पावर के हिसाब से क्या करेंगे, दूसरों के राइट की रक्षा करेंगे, है ना। कोई पर्सन आपके पास एफआईआर लिखवाने के लिए आ रहा है तो आप उस एफआईआर को लॉन्च करिए, उस एफआईआर को लिखिए उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए, या तो कोई कंप्लेन लेके आ रहा है तो आप जाइए उस जगह पर मतलब इंक्वायरी करिए कि हाँ ये सच है ये नहीं है। भाई ये आपको पावर्स दी हुई हैं, क्यों दी हुई हैं, ताकि आप दूसरों की मदद कर सको। बट आप उसी पावर का मिसयूज कर रहे हो, उसी पावर का यहाँ पे मिसयूज कर रहे हो, ठीक है। आपसे बोला कुछ जा रहा है, कर कुछ हो रहे हो, पता लग रहा है आपने घूस ले लिया। अब जिसने कंप्लेन किया, आप उसकी कंप्लेन लिखने से पहले जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके मतलब उसके सामने जाके बोलो कि भाई तुम्हारे खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन आया है, पता लग रहा है आपको पैसे मिल गए, आपने एफआईआर ही नहीं लिखा। तो ये सब क्या है, ये सब पब्लिक सर्वेंट द्वारा लॉ को ही डिसओबे किया जा रहा है, यानी लॉ का यहाँ पे मिसयूज किया जा रहा है। तो ऐसे पर्सन, ऐसी कंडीशन में अगर यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट द्वारा लॉ को डिसओबे किया जा रहा है किस इंटेंट से, कि वो किसी पर्सन को इंजरी कर सके, तो यहाँ पे ऐसी अगर मतलब पाई गई व्यवस्था तो उसे 1 साल तक की सज़ा हो सकती है और या तो फाइन या तो बोध देना पड़ सकता है। वही चीज़ यहाँ पे इंटेंशन होना चाहिए, यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि भाई पब्लिक सर्वेंट है, उसको पता है, सारे लॉ पता है, लेकिन फिर भी वो गलत काम कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है। फिर आता है सेक्शन नंबर 199 जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शन अंडर लॉ। तो यहाँ पे डायरेक्शन यानी लॉ के द्वारा जो डायरेक्शंस दी हुई हैं जिसको पब्लिक सर्वेंट को मानना इम्पॉर्टेंट होता है, अगर उस डायरेक्शन को ही पब्लिक सर्वेंट डिसओबे कर रही है, उसको नहीं मान रही है या उसका मिसयूज कर रही है, तो सेक्शन 199 यहाँ पे फॉलो करता है। लेकिन इसका 1-2 तो चलो ठीक है, इसको देख लीजिएगा, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 199 का
सी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बात कर रहा है फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इन्फॉर्मेशन। एनी इन्फॉर्मेशन से मतलब है यहाँ पे FIR, यानी पुलिस ऑफिसर के पास कोई पर्सन आया किसके लिए, रेप के लिए, ठीक है। जितने भी ये सेक्शंस दिए हुए हैं ये सारे रेप वुमेन से रिलेटेड सेक्शंस हैं। तो अगर कोई वुमेन आपके पास आती है अपने लिए, अपने फेवर में या किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई FIR लिखवाने की मेरे साथ ये हुआ है, और आप वहाँ पे फेल कर जाते हो उस FIR को लॉन्च करने में, यानी उसके इन्फॉर्मेशन को आप लिखने के बजाय उल्टा धौस ही दे रहे हो वुमेन को, तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, एक तरफ से डायरेक्शन जो कि लॉ ने आपको बताया है। हमने ललिता कुमारी का केस भी देखा है, उसमें बताया गया कि FIR लॉन्च करनी ही करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि पहले इंक्वायरी कर ले फिर FIR लिखते हैं, नहीं। अगर आपके पास कोई FIR आया है तो पुलिस ऑफिसर के लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि सबसे पहले वो FIR लॉन्च करे, लेकिन नहीं कर रही है। होते हैं कई पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, जो नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए यही सेक्शन ये सेक्शन यहाँ पे आप उनके खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस उनको फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबके लिए लॉ इम्पॉर्टेंट है कि FIR अगर किसी ने नहीं लॉन्च किया है किसी पुलिस ऑफिसर ने, तो आप उसके अगेंस्ट सेक्शन 199 के सी में जा सकते हो। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 200 जो बात करता है पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि 166B IPC में था, और ये बाद में जोड़ा गया था हमारा कि विक्टिम मान लो कोई विक्टिम है जो कि किसके रिगार्डिंग है, हु आर बीइंग इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल का चार्ज है, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलाई जा रहा हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलाया जा रहा हो, चाहे वो लोकल बॉडीज, यानी एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी क्लिनिक है तो उनके ऊपर लागू ही नहीं होगा, या बहुत बड़ा एम्स है तो उनके ऊपर लागू नहीं होगा, कोई नहीं। हॉस्पिटल इज़ हॉस्पिटल। कोई भी हॉस्पिटल, अगर आपके हॉस्पिटल में अगर आपने हॉस्पिटल खोला है तो सबसे पहले आपकी ये ड्यूटी होनी चाहिए कि आपके पास जो भी विक्टिम आ रहे हैं, चाहे वो रेप से हो, रेप के वो हो विक्टिम्स हो, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट के विक्टिम हो, चाहे असॉल्ट के विक्टिम हो, उनको चोट लगी हो, उनको गोली लगी हो, आप उनको इंक्वायरी करने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, उनका ट्रीटमेंट करेंगे। होता था ना पहले, बहुत होता था कि अरे इनको तो गोली लगी है, हम इनको नहीं देखेंगे, पुलिस केस है, या तो कहते हैं कि चलो ठीक है सर फटा है तो पहले फॉर्म भरो ऐसे के। आई थिंक मैंने वांटेड जय हो मूवी में एक सीन है, आपने देखा होगा जय हो मूवी, जिसमें उसका सर फट गया रहता है, लेकिन कहते हैं कि आप पहले बिल भरो, आप पहले लाइन में खड़े हो उसके बाद आना, हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन चीज़ों को कम करने के लिए, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हमारा सेक्शन 200 लाया गया, जहाँ पे ऐसे हॉस्पिटल्स को, ऐसे डॉक्टर्स को लायबल ठहराया जाता है जो कि पहले विक्टिम का ट्रीटमेंट करने से पहले पैसों पे ध्यान देते हैं या इंक्वायरी पे ध्यान देते हैं। तो उनके लिए 1 साल तक की सज़ा है, प्लस फाइन देना पड़ सकता है। फिलहाल ये ज़्यादा होनी चाहिए आई थिंक, कि कभी कभी इसकी वजह से विक्टिम्स की जान भी चली जाती है, लेकिन फ़िलहाल वो अलग चीज़ें हो जाती हैं, वो नेग्लिजेंस में चली जाएंगी, लेकिन सेक्शन 200 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 201 जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज। तो यहाँ पे इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है किसके द्वारा, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा, ताकि वो किसी पर्सन को इंजरी कारित कर सके, और यहाँ पे जो पब्लिक सर्वेंट हो वो ये बिलीव कर रहा है कि मतलब ये गलत है, लेकिन जो अदर पर्सन है भाई उसको तो नहीं पता है कि गलत है सही है, वो तो यही बिलीव करेगा कि ये तो सही है, और हंसते हंसते सूर्य पे चढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट को लायबल माना जाता है, और उनको 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है, प्लस फाइन भी देना पड़ सकता है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 202 जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड। तो कोई भी पब्लिक सर्वेंट है जो कि अनलॉफुली किसी ट्रेड में इंगेज है,
क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, पब्लिक सर्वेंट है, आपको जो ड्यूटी दी गई है आप वो करो। किसी ट्रेड में क्यों शामिल हो रहे हो? वो ट्रेड जो कि अनलॉफुल है, पहले ही उसके लिए मतलब ऑफेंस का वो है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे पब्लिक सर्वेंट जो है लायबल ठहराया जाएगा और उनके लिए यहाँ पे 1 साल तक की सज़ा है प्लस फाइन है, और या तो उनको कम्युनिटी सर्विस दी जा सकती है। आपने जिस ट्रेड में दिया है उसी ट्रेड के लिए कुछ अच्छा करके दिखाओ, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया कम्युनिटी सर्विस वाला काम। तो ये हो गया हमारा 202। अब आते हैं 203 जो बात करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली बाइंग और बिडिंग फॉर प्रॉपर्टी। तो पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है या उनको बिड करने के लिए यानी उनको ऑक्शन करने के लिए लोगों के सामने प्रस्ताव रखता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे 2 साल तक की सज़ा मिलेगी। और अगर उस प्रॉपर्टी को उसने खरीद लिया है, ठीक है, परचेज कर लिया है, तो वो जो प्रॉपर्टी है भाई अनलॉफुल है, अनलॉफुली उसको खरीदा गया है, तो वो क्या हो जाएगी, कन्फिस्केटेड हो जाएगी, यानी उसको जब्त कर लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं, बाय द कोर्ट। फिर आता है सेक्शन नंबर 204 यानी 204 जो बात करता है पर्सोनेटिंग और पब्लिक सर्वेंट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, पहले हम इसको 170 आईपीसी में पढ़ते थे, तो 204 पर्सोनेटिंग ऑफ पब्लिक सर्वेंट बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर्सोनेटिंग का मतलब होता क्या है। तो पर्सोनेटिंग का मतलब होता है कि किसी की तरह सेम एज इट इज दिखना। फॉर एग्जाम्पल, मैं जान रही हूँ कि मैं नहीं हूँ, ठीक है, अनुष्का शर्मा नहीं हूँ, ठीक, मैं अनुष्का शर्मा नहीं हूँ, लेकिन कोई मतलब ऐसा पर्सन है जो जिसको नहीं पता है कि अनुष्का शर्मा दिखती कैसे है, और उसको हम बहला फुसला रहे हैं कि भाई हमें तो है अनुष्का शर्मा, देखो, है ना। तो ये क्या है भाई, हम दूसरों को ये बिलीव दिला रहे हैं कि हम ही हैं वो चीज़ जो आप ढूंढ रहे हो, मतलब अपने को पर्सनेट करना, ताकि दूसरा पर्सन मतलब आपके ऊपर इन्वेस्ट कर सके या आपके ऊपर बिलीव कर सके, कुछ उससे आप गलत काम करवा सको। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे 6 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। फिलहाल ये पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑफिस की भी बात की गई है कि बहुत लोग होते हैं, जैसे अभी रिसेंटली याद नहीं है कि कहाँ पे, लेकिन कहीं पे एक ऑनरेबल जज पाए गए थे जो कि जज नहीं थे, लेकिन वो कम से कम आज के 8, 9, 10 मतलब 5-6 साल से एज अ जज बने बैठे हुए हैं और उनको कोई पकड़ भी नहीं पाया। तो वो क्या है, वो पर्सोनेट कर रहे हैं एज अ जज अपने आप को, है ना, और ऑफिस में बैठ के डिसीजन सुना रहे हैं। भाई अगला पर्सन तो ये जानेगा ना कि हाँ, आप अगर जज की कुर्सी में बैठे हो तो आप जज ही हो, कोई आपके वहाँ पे डिग्री और कोई आपका वहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं देखने जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये एक आई थिंक ये बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई पर्सन करता हुआ पाया गया तो उसको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सज़ा मिल सकती है। फिर आते हैं 205 जो बात करता है वेयरिंग ग्रैप्स और कैरिंग टोकन्स यूज बाई पब्लिक सर्वेंट विथ फ्रॉडलेंट इंटेंट। तो यहाँ पे वही कि जितने जो भी पब्लिक सर्वेंट के जो ड्रेसेस होते हैं या उनके जो टोकन्स होते हैं, उनका बिल्ला हो गया, ठीक है, मतलब बिल्ला इन द सेंस जो नाम वाला होता है वो है, कोई भी अगर यूज़ कर रहा है, इंटेंशन यहाँ पे क्या है, फ्रॉड करने के लिए, किसी दूसरे पर्सन के साथ फ्रॉड करने के लिए अगर कोई भी पर्सन यूज़ कर रहा है तो उसे 3 महीने तक की सज़ा मिल सकती है और प्लस उसे 5,000 तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये और है, ठीक है, या तो फाइन दे या तो 3 महीने की सजा दे या तो फिर बोथ। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 12 में भी ख़त्म। अब आते हैं चैप्टर नंबर 13 जो बात करता है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई भी काम आपको बोला गया है और आप उसको नहीं कर रहे हो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको समन दे के बुलाया गया कि भाई कोर्ट में आओ, आप कोर्ट में नहीं आ रहे हो, आपसे पुलिस स्टेशन में पूछा जा रहा है कि भाई बताओ आपने क्या क्या देखा, आप नहीं बता रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कि पब्लिक सर्वेंट द्वारा या लॉफुल अथॉरिटी द्वारा आपको बोली गई है करने के लिए, जिसके लिए आप बाध्य हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो।
फ़िलहाल ये हम BNSS के साथ भी पढ़ते हैं मिला जुला के, ठीक है, क्योंकि सामान्स वगैरह वारंट वगैरह सब वहीं पे दिए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी ऑफेंस है वो हमारा चैप्टर नंबर 13 बात करता है, जो बात करता है 206 से 226। तो सेक्शन नंबर 206 जो बात करता है एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग। तो वही चीज़ कि समन्स का सर्विस आपके सामने किया गया है, आपको समन भेजा गया है, आपको नोटिस भेजा गया है कि भाई आपको लॉफुल अथॉरिटी के सामने आना है, यानी आपको कोर्ट में आना है, लेकिन आप इसको अवॉइड कर रहे हो, कोर्ट में नहीं जा रहे हो, या फिर समन फाड़ के फेंक दिया, नहीं आना, क्या करोगे? तो ऐसी कंडीशन में आप 206 के लिए लायबल हो और आपको 1 महीने तक की सज़ा प्लस 5,000 तक का फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। और ये तो तब हुआ जब आपको मतलब पब्लिक सर्वेंट द्वारा दिया गया है। लेकिन अगर आपको कोर्ट में बुलाया जा रहा है बाय द जज आपको खुद बुला रहे हैं, कोर्ट के द्वारा आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको अवॉइड कर रहे हो, तो ऐसे में आपको 6 महीने तक की सज़ा और 10,000 तक का फाइन भी देना पड़ सकता है। ये हो गया हमारा 206। 207 बात करता है प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग और प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ। तो आई थिंक हमें यहीं तक कट करना था, ठीक है। तो बाकी के सेक्शंस यानी सेक्शन 206 से 226 और इसके आगे के सेक्शन हम अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है। तो आप इतना रिवाइज़ करिए और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो, जुडिशियल प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो, और बाकी जो एग्ज़ामिनेशन जहाँ पे आपके लिए ये लॉफुल फ्रूटफुल रहे। आई होप कि आपको हर जगह ये काम आए और ट्रिक्स काम आए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इट्स फॉर जुडिशरी को। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी कमेंट करना हो, तारीफ़ करनी हो, जाहिर सी बात है तारीफ़ भी कर दिया करो, अच्छा लगता है। तो या तो मैंने कुछ गलत बोला हो उसको करेक्ट करना हो तो भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और पूरा BNS पूरा नहीं, सेक्शन 206 तक मैंने अपने पूरे आई थिंक 9 से 10 क्लासेस लिए हैं, बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, तो आप वहाँ से जाके उसको कवर्स कर सकते हो। और प्लीज़ सपोर्ट करिए और ढेर सारा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आई थिंक कि ये मेरे लिए भी बेनिफिट कर रहा है और आपके लिए भी बेनिफिट करेगा। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।